हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। आज हम क्लास 11th फिजिक्स का एक ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड आ चुका है, तो जो भी लेक्चर हम लेंगे उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट बात मुझे आपसे करनी थी, वो ये थी कि मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में हर वीक में 3 से 4 लेक्चर आपको डिलीवर कर पाऊं, जिनकी पीडीएफ्स आपको बेसिकली हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगी। तो क्लास 11th फिजिक्स और क्लास 12th फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस हम हमारे यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये खूबसूरत सा सफर फिजिक्स के सिलेबस का विद आवर ब्रांड न्यू चैप्टर एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप चैप्टर का नाम देखोगे तो चैप्टर के नाम में आता है मोशन, और जब कभी मोशन का जिक्र होता है तब मैकेनिक्स का जिक्र होता है। बेसिकली मैकेनिक्स होती क्या है? मैकेनिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो उसके मोशन की जो स्टडी होती है उसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। तो मैकेनिक्स को कैसे डिफाइन किया गया? मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज। बेसिकली जहां कहीं पे मोशन हो रहा होगा, अगर हम उस मोशन के बारे में पढ़ रहे होंगे तो उसकी जो स्टडी होगी, वो जो पढ़ना लिखना है हमारा, वो सब कुछ आता है मैकेनिक्स के अंदर। अब हम जो स्टडी करते हैं उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बेसिकली पहला जो पार्ट होता है उसमें हम पढ़ते हैं कि मोशन किस तरीके से हो रहा है, बिना ये जाने कि मोशन क्यों हो रहा है। पहले पार्ट में हम क्या पढ़ते हैं कि मोशन किस तरीके से हो रहा है, कि मोशन हुआ तो उसकी स्पीड क्या थी, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या एक्सेलरेशन रहा, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं बिना ये जाने कि मोशन क्यों हो रहा है। और दूसरे पार्ट में हम देखते हैं कि मोशन क्यों हो रहा है, कि उसके पीछे कारण क्या था। फॉर एग्जाम्पल हम फोर्सेस के बारे में जानते हैं कि बेसिकली कोई भी मोशन होता है तो उस किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगता है, इस वजह से मोशन होता है। तो दूसरे पार्ट में हम मोशन का कारण जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे कोई एक फुटबॉल रखी हुई है, इस फुटबॉल को मैंने किक किया। जैसे ही फुटबॉल को किक किया, फुटबॉल ने अपनी पोजीशन को चेंज किया, मतलब कि फुटबॉल के अंदर मोशन आया। अब इस मोशन को जब हम स्टडी करने जाएंगे तो इस स्टडी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे कि इस फुटबॉल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, क्या स्पीड से गई, क्या एक्सेलरेशन रहा, ये सब स्टडी एक कैटेगरी में आती है। और ये मोशन, फुटबॉल का मोशन क्यों हुआ? बेसिकली इस प्लेयर ने इस फुटबॉल के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाया होगा। बेसिकली जो सेकंड कैटेगरी आती है उसके अंदर हम जानते हैं फोर्सेस के बारे में। इसीलिए कहा गया कि मैकेनिक्स को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। पहली जो कैटेगरी है वो कहलाती है काइनेमैटिक्स, और काइनेमैटिक्स में हम देखते हैं कि मोशन कैसे हुआ। कैसे हुआ मतलब इसके अंदर हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या रहा मोशन में, क्या वेलोसिटी रही, क्या स्पीड रही, क्या एक्सेलरेशन रहा, ये सारे पैरामीटर्स को हम देखते हैं। और जो दूसरा पार्ट है मैकेनिक्स के क्लासिफिकेशन का, वो कहलाता है डायनामिक्स। इसमें हम देखते हैं कि मोशन क्यों हुआ। इसके अंदर बेसिकली हम फोर्सेस के बारे में जानते हैं। तो हमारे जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स हैं, कौन कौन से? पहला चैप्टर जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा चैप्टर जो हमारा है वो है मोशन इन अ प्लेन। और जो तीसरा चैप्टर है, ये दूसरा चैप्टर और ये तीसरा चैप्टर है वो है रिलेटिव मोशन।
ये तीनों चैप्टर्स आते हैं काइनेमैटिक्स के अंदर। इन तीनों चैप्टर्स में हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, आपस में एक दूसरे का रिलेशन, ये सारी चीजें आती है काइनेमैटिक्स के अंदर। जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है एनएलएम, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एनएलएम। ये आता है डायनामिक्स के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि एनएलएम के अंदर हम फोर्सेस के बारे में जिक्र करते हैं, किन किन तरीके के फोर्सेस होते हैं, फ्रिक्शन किस तरीके से लगता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, आगे वर्क पावर एनर्जी में हम ये सब चीजें पढ़ेंगे। जहां कहीं भी फोर्सेस का जिक्र होता है वहां पे बेसिकली वो चैप्टर्स आते हैं डायनामिक्स के अंदर, और जहां कहीं भी मोशन किस तरीके से हो रहा है इसका जिक्र होता है वो सारे चैप्टर्स हमारे आते हैं काइनेमैटिक्स के अंदर। तो आई होप आपको बेसिक डिफरेंस पता लग गया होगा काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स के बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, जो कि है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन की जब बात आती है तो हमने क्लास 9th में एक बेसिक सा फंडा पढ़ा था, रेस्ट और मोशन का। क्या फंडा है समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रूम में बैठे हुए हो और आपके आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन, चेयर, वो लैपटॉप जिसके अंदर आप पढ़ रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि आप और आपके आसपास की चीजें रेस्ट पे है या मोशन में? तो हमारी जो बेसिक नॉलेज है क्लास 9th की, उससे हमको ये लगता है कि बेसिकली हम क्लास 9th में पढ़ते हैं कि if an object does not changes its position with time then the object is at rest, and if an object changes its position with time then the object is in motion। ये बेसिक डेफिनेशन थी जो हमने क्लास 9th में पढ़ी थी, लेकिन ये क्लास 9th नहीं है, ये क्लास 11th है, तो हमको थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा। तो अगर मैं मेरी क्लास 9th की डेफिनेशन के हिसाब से जाऊं तो मुझे ये लगेगा कि मैं और मेरे आसपास की चीजें जो है वो रेस्ट पे है। लेकिन अगर मैं अर्थ के बाहर चला जाऊं, तो बेसिकली अर्थ के बाहर से जब मैं देखूंगा तो अर्थ तो मूव कर रही है, और अर्थ मूव कर रही है तो अर्थ के आसपास की जो चीजें हैं वो भी मूव कर रही है। तो मुझे ऐसा लगेगा कि जब मैं अर्थ के बाहर जाऊंगा कि ईच एंड एवरीथिंग जो मेरे रूम में रखा हुआ है वो सब कुछ मूव कर रहा है। तो पता ये चला कि ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है कि देख कौन रहा है और कहां बैठ के देख रहा है। मतलब कि देख कौन रहा है और कहां बैठ के देख रहा है। पहले केस में मैं अर्थ के ऊपर ही बैठ के देख रहा था, बेसिकली अर्थ के ऊपर ही था, इसीलिए मेरे हिसाब से सारी चीजें रेस्ट पे थी। लेकिन जब मैं अर्थ के बाहर जाकर देख रहा हूं तो सारी चीजें मूवमेंट करने लग गई, सारी चीजें मोशन में होने लग गई। तो रेस्ट और मोशन बेसिकली एब्सोल्यूट फेनोमेना नहीं है, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर। जैसे कि आपने कहावत सुनी होगी, क्या कहावत है कि बड़े बूढ़ों ने कहा है कि खूबसूरती तो देखने वालों की आंखों में होती है। कोई चीज किसी के लिए खूबसूरत हो सकती है तो कोई चीज किसी के लिए बदसूरत हो सकती है। तो खूबसूरत होना या बदसूरत होना ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है देखने वाले पे। ऐसे ही आपने गाना सुना होगा, बहने दे मुझे बहने दे, गुरु मूवी का, है ना? तो उसके बेसिकली दो मतलब निकल सकते हैं। पहला मतलब ये कि वो नदी की तरह बहना चाह रहा है और दूसरा वो बहने मांग रहा है ना? तो ये सारी चीजें, ये सारा परसेप्शन देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, और ये जो देखने वाला होता है ये कहलाता है मेरा ऑब्जर्वर। बात समझ आई? तो ये सारी चीजें ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करती है। चलिए इसी चीज को एक और एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली लेट्स से मेरे पास कोई एक पर्सन है ए और ये कोई पर्सन है बी। ये ए है और ये कोई पर्सन है बी। जस्ट अ सेकंड, कुछ तो हुआ है। लेट्स से ये कोई पर्सन है ए और ये कोई पर्सन है बी, और यहां पे कोई पर्सन जो कि ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ये है पर्सन सी। अब गौर से देखना कि
ए मूव करता है इस तरीके से यहां से लेके यहां तक। बात समझे? ए ने मोशन किया यहां से लेके यहां तक। अब मैं बात कर रहा हूं मोशन ऑफ ए, तो विद रिस्पेक्ट टू बी अगर मैं बात करता हूं तो विद रिस्पेक्ट टू बी क्या ए मोशन में है या रेस्ट पे है? अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू बी ए की इनिशियल पोजीशन देखता हूं तो वो ये है, और विद रिस्पेक्ट टू बी अगर मैं ए की फाइनल पोजीशन देखता हूं तो वो ये है। पोजीशन वेक्टर बनाना आता है ना, हमने सीखा था, कहां सीखा था? बेसिक मैथमेटिक्स में। तो इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, तो बी की रिस्पेक्ट में क्या हुआ कि ए ने अपनी पोजीशन चेंज की, और ए ने अपनी पोजीशन चेंज की तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि विद रिस्पेक्ट टू बी ए इज इन मोशन। सी बेचारा ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, तो विद रिस्पेक्ट टू सी अब ए का मोशन देखते हैं। विद रिस्पेक्ट टू सी ए पहले यहां पे था और बाद में यहां पे हुआ। अगेन विद रिस्पेक्ट टू सी ए ने अपनी पोजीशन को चेंज किया, और जैसे ही पोजीशन चेंज आई तो ये चीज आ गई मोशन में। ये तो था आसान सा एग्जांपल। एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। बेसिकली अगेन मैंने ए लिया, ये मेरे पास बी, और एक और मेरे पास पर्सन था जो कि ग्राउंड पे खड़ा था सी। अब क्या हुआ, ए के साथ साथ बी भी मूव कर रहा है, ए के साथ साथ बी भी मूव किया। तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू बी बात करता हूं तो पोजीशन वेक्टर ऐसे था, फाइनल पोजीशन वेक्टर भी ऐसे ही है। तो बी को क्या लगेगा कि ए ने तो कोई मोशन ही नहीं किया है, इसके हिसाब से पहले भी ऊपर था और लेंथ सेम थी, फाइनली भी ऊपर है और लेंथ सेम है। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि बी के हिसाब से ए की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आया है, तो विद रिस्पेक्ट टू बी ए विल बी एट रेस्ट। और विद रिस्पेक्ट टू सी अगर मैं बात करूं तो इनिशियल पोजीशन तो ये है और फाइनल पोजीशन ये है, तो पोजीशन में चेंज आया है, तो विद रिस्पेक्ट टू सी ये आ गया मोशन में। तो इससे हमको ये बात पता चलती है कि देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। हम कभी भी ये बात नहीं कह सकते कि ये तो रेस्ट पे है ही है। ये सारी बातें किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है ऑब्जर्वर पे। इसीलिए कहा गया दैट देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। मोशन कंबाइंड प्रॉपर्टी है ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट की, कि ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि रेस्ट पे है या मोशन पे। इसीलिए कहा गया दैट मोशन इज कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, और इसीलिए कहा गया दैट मोशन इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। आई होप ये तीनों पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दैट एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट मोशन हम डिफाइन नहीं कर सकते, सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है? ऑब्जर्वर पे, और मोशन इज कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो ये सारी बातें थी रेस्ट और मोशन की। अब हम दो नए टर्म डिफाइन करेंगे, और वो दो टर्म है रेफरेंस फ्रेम एंड रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस फ्रेम एंड रेफरेंस पॉइंट बेसिक सा फंडा हमने ऑब्जर्वर को अभी जस्ट डिफाइन किया कि जो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, किसी भी मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, तो जो ऑब्जर्वर का दिमाग होगा, ऑब्जर्वर के दिमाग के हिसाब से हमने कहा कि इसके रेफरेंस फ्रेम में, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जर्वर के दिमाग के हिसाब से क्या चीजें हो रही है। तो ऑब्जर्वर का जो दिमाग होता है वो कहलाता है रेफरेंस फ्रेम, और ऑब्जर्वर जहां पे खड़ा है, ऑब्जर्वर जहां पे खड़ा हुआ है वो पॉइंट कहलाता है रेफरेंस पॉइंट। बात समझ आई कि ऑब्जर्वर का जो दिमाग होता है वो कहलाता है रेफरेंस फ्रेम। कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में ये दिख जाए विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस फ्रेम ऑफ सी, इसका मतलब सी के दिमाग के हिसाब से क्या चीजें हो रही होगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। और रेफरेंस पॉइंट इज ऑब्जर्वर जहां खड़ा हुआ है।
चलिए उन दोनों एग्जाम्पल में रेफरेंस फ्रेम और रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करते हैं। अगेन ये एग्जाम्पल था, तो विद रिस्पेक्ट टू बी जब मैं बात कर रहा था तो ये था मेरा रेफरेंस पॉइंट, और विद रिस्पेक्ट टू सी जब मैं बात कर रहा था तो ये था मेरा रेफरेंस पॉइंट। और जब मैं बोलता हूं कि विद रिस्पेक्ट टू बी, या फिर इसी चीज को मैं घुमा के भी बोल सकता हूं कि ऑब्जर्वर के दिमाग के हिसाब से या फिर बी के रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से क्या चीजें हो रही होगी। और जब मैं बोलता हूं विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम ऑफ सी, इसका मतलब सी के दिमाग के हिसाब से क्या चीजें हो रही होगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। और इसमें भी वही चीजें हम अप्लाई करते हैं। तो आपको रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस फ्रेम का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए, हमने रेस्ट और मोशन देख लिया, रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, काइनेमैटिक्स में हम पढ़ते हैं कि मोशन कैसे हो रहा है, तो उसके अंदर हम कुछ पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं, कुछ पैरामीटर्स को पढ़ते हैं। तो आज हम दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पढ़ेंगे, और उन दो पैरामीटर्स का नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आज का जो हमारा पहला पैरामीटर है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस को समझने के लिए इस एग्जांपल को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कोई पहाड़ है और इस पहाड़ के ऊपर ये कोई कार है जो इस पहाड़ के ऊपर मूव कर रही है। तो जैसे ही कार इस पहाड़ के ऊपर मूव करी तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि इस कार का जो इनिशियल पॉइंट है वो ये है, और इस कार का फाइनल पॉइंट है वो ये है। तो डिस्टेंस किस तरीके से डिफाइन किया गया कि जब कार यहां से लेके यहां तक गई तो इसने कुछ ना कुछ पाथ पे गई, ये कुछ ना कुछ पाथ पे गई होगी। जिस पाथ पे गई होगी, जो एक्चुअल पाथ होगा, उसकी जो लेंथ होगी वो कहलाएगी डिस्टेंस। तो अगर मैं इस कार की बात करूं तो उसका पाथ क्या यही होगा, और इस पाथ की जो लेंथ होगी वो कहलाएगी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को किस तरीके से डिफाइन किया गया? Distance is nothing but total length of actual path covered by the body from initial point to the final point। जो भी पाथ होगा उसकी जो टोटल लेंथ होगी वो कहलाएगी डिस्टेंस। चलिए एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपका घर है और आपको अपने घर से स्कूल जाना है वाया दिस रोड। तो आप क्या करोगे? सिंपल सी बात, आप अपने घर से निकलोगे और वाया रोड यहां पे आप अपनी स्कूल पहुंच जाओगे। तो जब आप अपनी स्कूल पहुंचे तो आपने एक पाथ कवर किया, ये वाला, और इस पाथ की जो लेंथ होगी वो कहलाएगी आपका डिस्टेंस कवर्ड। आई होप डिस्टेंस कवर्ड की बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। जब हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे तो फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं। ऑल दी मेजरेबल क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, स्केलर एंड वेक्टर। तो डिस्टेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसकी जो लेंथ मुझे मेजर करनी थी, इसमें कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मुझे लेंथ कवर करनी है या फिर लेंथ मेजर करनी है। मेरे मन में ये ख्याल नहीं आया कि किस डायरेक्शन में। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस इज एन स्केलर क्वांटिटी। सो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस इज एन स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस बेसिकली लेंथ है। और कोई आपसे पूछ ले कि डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ऐसा यूनिट इज मीटर, जिसको हम स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो ये था बेसिक डेफिनेशन डिस्टेंस की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगेन वही पहाड़, वही कार, और कार ने अगेन वही डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये कार का इनिशियल पॉइंट और ये कार का फाइनल पॉइंट। और कोई मुझसे पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इट इज अ वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। या फिर अगर आप डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की बात करो
तो क्या होता है कि इट इज द लेंथ ऑफ अ लाइन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, या फिर इट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो अगर मैं इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं, तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो एरो है, ये मुझे बता रहा है डिस्प्लेसमेंट, और इसकी जो लेंथ होगी वो मुझे बताएगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं, एस वेक्टर इज माय डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो स्ट्रेट एरो है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये मुझे बता रहा है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इस एरो की जो लेंथ है वो मुझे बताएगी। तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन किया गया? डिस्प्लेसमेंट इज अ लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, या फिर यहां पे अपन मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। Magnitude of displacement is the length of a straight line from initial point to final point. चलिए उसी एग्जांपल को वापस देखते हैं। ये आपका घर, ये आपके स्कूल, आप स्टार्ट हुए अपने घर से और स्कूल गए। डिस्टेंस तो क्या था? ये वाली जो लेंथ थी ये डिस्टेंस था, लेकिन अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना है तो मैं क्या करूंगा? ये मेरा इनिशियल पॉइंट, ये मेरा फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक एक स्ट्रेट एरो बनाऊंगा, तो ये जो एरो होगा ये मुझे बता रहा होगा डिस्प्लेसमेंट, विच इज आवर एस वेक्टर। अगेन मुझे डिस्प्लेसमेंट को स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड की तो रिक्वायरमेंट है ही है, लेकिन डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है। तो डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होगा? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम आम भाषा में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक ही बोल देते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग होता है। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज माय डिस्टेंस, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ या फिर लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज माय डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। चलिए अगेन कोई आपसे पूछ ले कि ऐसा यूनिट क्या होती है डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए, तो वो तो सेम ही होती है, लेंथ ही मेजर कर रहे हैं, तो इट विल बी मीटर। बात समझ आई? यहां पे आप डिस्प्लेसमेंट की एक डेफिनेशन और लिख सकते हो, और वो डेफिनेशन क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम initial point to final point। इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन में होती है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो कहलाएगी बेसिकली मेरा डिस्प्लेसमेंट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब डिस्प्लेसमेंट को निकालने का एक तरीका और होता है, वो समझने की कोशिश करेंगे। ये जब हम अच्छे सवाल करेंगे वहां पे काम आएगा। चलिए देखते हैं। बेसिकली मैंने क्या कहा कि ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, और ये मेरा फाइनल पॉइंट है। ये मेरा इनिशियल पॉइंट और ये मेरा फाइनल पॉइंट। कोई पार्टिकल है जो यहां से इस पाथ के थ्रू इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे पहुंचा, और मुझसे पूछा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो इसी चीज को डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे निकालना है इसी चीज के अंदर, तो मैं क्या करूंगा? इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक एक स्ट्रेट एरो बनाऊंगा, और ये जो एरो होगा क्या यही मुझे डिस्प्लेसमेंट बता रहा होगा? तो इसी डिस्प्लेसमेंट को निकालने का एक तरीका और होता है। वो तरीका क्या होता है कि अगर मैं थोड़ा सा चलो ओके, अगर मैं यहां से, देखो बच्चों नया नया डिजिटल बोर्ड है, थोड़ा सा हाथ बैठने में टाइम लगेगा।
इसको देखो तो ये एरो मुझे क्या बता रहा है, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो ओरिजिन से किसी पॉइंट की तरफ एक स्ट्रेट एरो मुझे क्या बताता है, याद करो बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था, ये मुझे बताता है पोजीशन वेक्टर। और किसकी पोजीशन बता रहा है, इनिशियल पॉइंट की पोजीशन। तो मैंने इसको डिनोट कर दिया आर आई से। इनिशियल पॉइंट से इस तरफ, इनिशियल पॉइंट से सॉरी ओरिजिन से जो फाइनल पोजीशन है उसका जो वेक्टर कहलाएगा वो कहलाएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर, जिसको मैंने आर एफ से डिनोट किया। अगर मैं ओ आई एफ ट्राइंगल को देखूं, इन ट्राइंगल ओ आई एफ, इस ट्राइंगल को देखूं तो फर्स्ट वेक्टर की हेड से नेक्स्ट वेक्टर की टेल जुड़ रही है और फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर का हेड जुड़ रहा है। तो क्या मेरा आर एफ रिजल्टेंट हुआ? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, आर एफ इज इक्वल्स टू आर आई प्लस एस वेक्टर। ये हमने कहां सीखा था, जब हमने वेक्टर्स पढ़े थे बेसिक मैथमेटिक्स में। तो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल के आता है वो आता है आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, और इसी को हम लिखते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये एक और डेफिनेशन निकल के आती है डिस्प्लेसमेंट की, जो कि आपके इंपॉर्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है। लेट्स से इनिशियल पोजीशन जो है उसके कोऑर्डिनेट है एक्स आई, वाई आई एंड जेड आई, और फाइनल पोजीशन है इसके कोऑर्डिनेट है एक्स एफ, वाई एफ एंड जेड एफ। तो मुझे क्या करना है कि फाइनल पोजीशन वेक्टर लिखना है। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स एफ आई कैप प्लस वाई एफ जे कैप प्लस जेड एफ की कैप। और अगर मुझे इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिखना है तो ये क्या होगा, एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप। अब मुझे आर एफ माइनस आर आई लिखना है। तो याद करो जब हमने वेक्टर सब्ट्रैक्शन लिखा था तो एस वेक्टर विच इज इक्वल्स टू आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एफ माइनस एक्स आई आई कैप प्लस वाई एफ माइनस वाई आई जे कैप प्लस जेड एफ माइनस जेड आई के कैप। तो इस तरीके से भी आप आई जे के की फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिख सकते हो। और कोई आपसे इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछ ले, कोई आपसे इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछ ले, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो आप, आई का स्क्वायर, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर और इन सब का रूट। तो अगर कोई मुझसे इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ ले तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स एफ माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस वाई एफ
माइनस yi का होल स्क्वायर प्लस zf माइनस zi का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको डेल्टा x लिख रहा हूं, डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा y का स्क्वायर प्लस डेल्टा z का स्क्वायर, ये निकल के आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा y का स्क्वायर प्लस डेल्टा z का स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपसे सवाल में किस तरीके से दिया गया है और किस तरीके से सवाल को पूछा गया है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो हमने बेसिक फॉर्मूला देखा अभी तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। चलिए देखते हैं कैसे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए सबसे पहली अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर कोई मूविंग बॉडी है तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वहीं पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट फॉर अ मूविंग बॉडी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इट कैन बी जीरो ऑल्सो। चलिए समझने का ट्राई करते हैं किस तरीके से पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है। चलिए देखते हैं। ये कोई नंबर लाइन है, लेट्स से मीटर में है नंबर लाइन। कोई पर्सन है जो ओरिजिन पे खड़ा है, बात समझ आई। अब ये पर्सन ओरिजिन से मूव किया 2 के ऊपर, ओरिजिन से मूव किया 2 के ऊपर, तो इसका पाथ क्या था? एक स्ट्रेट लाइन था। इसका पाथ ये था, तो इस पाथ की लेंथ कितनी होगी? 2 मीटर, और 2 मीटर लेंथ होगी तो डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा? 2 मीटर। डिस्टेंस मेरा हो जाएगा 2 मीटर। अब जब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो 2 मीटर अगर इधर मूव करता है और 2 मीटर अगर इधर मूव करता है, दोनों के अलग अलग मतलब है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट हो, आगे जाके हम स्पीड भी पढ़ेंगे, आगे जाके हम एक्सेलरेशन भी पढ़ेंगे, तो इन जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हम पढ़ते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं कि स्ट्रेट लाइन का मोशन मतलब या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं और दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं। तो राइट हैंड साइड का जो डायरेक्शन होता है इसको हम जनरली पॉजिटिव मान के चलते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड का जो डायरेक्शन होता है इसको हम जनरली नेगेटिव मान के चलते हैं। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ये थी मेरी इनिशियल पोजीशन, ये थी मेरी फाइनल पोजीशन। एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, ये मेरा वेक्टर कहलाएगा, और इसकी लेंथ कितनी है? 2 मीटर, और इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो जाएगा? +2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो जाएगा? +2 मीटर। चलो अब देखते हैं अगेन वही पर्सन, और उसने मूव किया ओरिजिन से लेके -2 तक। पर्सन मूव्स फ्रॉम ओरिजिन टू -2। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि सेकंड केस में डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, तो मैं तो यही बात बोलूंगा कि यहां से लेके यहां तक आया, इस पाथ की लेंथ कितनी है? 2 मीटर। तो पाथ की लेंथ 2 मीटर है, तो डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा? 2 मीटर। लेंथ मेजर कर रहा हूं, वो नेगेटिव कैसे हो सकती है? हमेशा पॉजिटिव ही होगी। तो ये जो लेंथ कहलाएगी ये कहलाएगी 2 मीटर, और डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा? 2 मीटर। लेकिन इसी केस में कोई मुझसे पूछ लेता कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अब इस डायरेक्शन में मूव किया है और इस डायरेक्शन में मूव किया है, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा होगा -2 मीटर। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। चलिए देखते हैं जीरो कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई लड़की है, ओरिजिन से इसने स्टार्ट किया, ओरिजिन से गई +4 पे, और +4 से मुड़ के वापस आ गई ओरिजिन पे। स्ट्रेट लाइन मोशन है, ओरिजिन से गई +4 पे, +4 से मुड़ के वापस आ गई ओरिजिन पे। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, तो डिस्टेंस बेसिकली पाथ क्या हुआ इसका? यहां से ऐसे गई और वापस ऐसे आ गई, ये पाथ हुआ। तो पहले जब 4 गई तो पाथ ट्रेवल किया, लेंथ ऑफ पाथ इज 4। जब वापस आई तो लेंथ ऑफ पाथ इज
4, तो ये हो जाएगा 8 मीटर। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो मेरा इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, तो बेसिकली कोई एरो बनेगा कि नहीं? कोई एरो नहीं बनेगा, तो उसकी लेंथ भी कैसे बनेगी? तो बेसिकली यहां पे मेरा जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा वो आएगा 0, या फिर आप ऐसे कह सकते हो एक नल वेक्टर निकल के आएगा। तो इसीलिए कहा गया कि डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव फॉर अ मूविंग बॉडी। बॉडी रेस्ट पे तो डिस्टेंस तो 0 होगा। फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, और इट कैन बी 0 ऑल्सो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस विल नेवर डिक्रीज। अगर कोई मूविंग बॉडी है तो डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है। इसीलिए कहा गया कि डिस्टेंस does not decrease with time and never be 0 for a moving body, but displacement can decrease with time and it can be 0 for a moving body. अगेन वही एग्जांपल ले लेते हैं। 0 से गया 4 पे, 4 से लौट के आया अगेन 0 पे, तो जब ये जा रहा था तब मेरा डिस्टेंस इंक्रीजिंग विद टाइम। 0 से लेके 4 तक डिस्टेंस वाज इंक्रीजिंग विद टाइम, डिस्प्लेसमेंट वाज आल्सो इंक्रीजिंग विद टाइम। लेकिन जब ये वापस आ रहा था, जब ये 4 पे था तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितना था? 4। जब ये वापस आते टाइम 3 पे आया तो कितना हो गया? 3। और जब ये वापस आते टाइम 2 पे आया तो कितना हो गया? 2। वापस आते टाइम 1 पे आया तो कितना हो गया? 1 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट वाज डिक्रीजिंग विद टाइम। लेकिन जब ये वापस आ रहा था तो 4 पे था तो डिस्टेंस कितना था? 4। 3 पे आया तो डिस्टेंस कितना हो गया? 5। 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8. Distance was always increasing with time. It was not decreasing with time, but displacement was decreasing with time. So displacement can decrease with time, but distance will always increase with time. ये बातें कहां काम आएगी? जब हम ग्राफ्स पढ़ेंगे लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में जब हम ग्राफ्स पढ़ेंगे वहां पे काम आती है। सवाल आता है कि विच ऑफ द ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, तो उनमें से एक ऑप्शन आएगा जहां पे डिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा होगा, तो दैट ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। हम देखेंगे ये सवाल वहां पे। आई होप ये बेसिक फंडा आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है वो है फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू magnitude of a displacement if a body is traveling in a straight line without turning. बेसिक सा फंडा समझने की कोशिश करते हैं कि ये कोई बॉडी है और यहां पे कोई पर्सन है। ये पर्सन यहां से यहां तक गया, 0 से लेके 4 तक गया। अगर मैं इस लड़की के मोशन की बात करूं तो ये मोशन कैसा था? स्ट्रेट लाइन मोशन था। और स्ट्रेट लाइन मोशन था तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि इस मोशन के अंदर लड़की पलटी नहीं? और लड़की पलटी नहीं तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन इन वन डायमेंशन या फिर विदाउट टर्निंग मोशन हो जाएगा। और जब जब स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट टर्निंग होगा तब तक मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम रहेगा। या फिर ये थोड़ा सा गलत लैंग्वेज मैंने बोल दी, या फिर आप इसको और अच्छी लैंग्वेज में आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी सेम। हमेशा ध्यान रखना कि एक स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी से कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो हम कंपेयर किसको करेंगे? हम कंपेयर करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी सेम if body is moving in a straight line without turning. For example, इस केस में ये इनिशियल पॉइंट था। इनिशियल पॉइंट से अगर मैं बात करूं, जब 1 पे था तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी 1, 2 पे था तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी 2, जब 3 पे था तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी 3, और जब 4 पे पहुंचा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी 4। जब तक ये टर्न नहीं करेगा तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम रहेगा। और इसी से एक सवाल आ जाता है आपके, जो कि मोस्ट कॉमन सवाल है नीट के लिए, और वो ये है, इस इक्वेशन पे सवाल आता है
कि डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, तो जो रिलेशन निकल के आता है वो आता है ये। क्या रिलेशन है कि डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये बात तो हमको समझ में आ गई कि इक्वल्स टू इसीलिए लगाया है फॉर द केस व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग। ये ग्रेटर देन कैसे बोला? फॉर एग्जाम्पल अगर इसी केस में ये लड़की मुड़ जाती तो जैसे ही मुड़ के ये पास में आती तो डिस्टेंस तो इंक्रीज होता रहता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो डिक्रीज होता। तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा उन केसेस में जब बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद टर्निंग, और डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के उन केसेस में जब बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग। तो कभी भी अगर कोई आपको बोले कि डिस्टेंस इज स्मॉलर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो बहुत बड़ा गधा है। बात समझ आई? उसके ऊपर लिख देना गधा। बात समझ आई? तो डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बहुत फेमस सवाल है, अक्सर पूछा जाता है, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए या फिर समझ में आनी चाहिए। तो ये बेसिक फंडा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं, सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या बोला है? फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। चलिए मैं आपको इसका एनिमेशन बता देता हूं। इनिशियल पॉइंट था 4 और फाइनल पॉइंट था 2, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। सोचिए। सोचिए सोचिए। चलिए पहले पार्ट की बात करते हैं। अगर मैं इनिशियल पॉइंट की बात करूं तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट, ये मेरा फाइनल पॉइंट। मुझे बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस पाथ का कहां से कहां तक था? 4 से लेके 2 तक। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा? इसकी लेंथ कितनी होगी? 2 मीटर। तो डिस्टेंस हो जाएगा 2 मीटर। और अगर कोई मुझसे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछ लेता, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछ लेता, तो मैग्नीट्यूड तो मैं क्या बोलता? 4 से लेके 2 पे आया है, तो मैग्नीट्यूड तो रहेगा 2। लेकिन अगर कोई मुझसे डिस्प्लेसमेंट ही पूछ लेता तो मुझे पता है कि ये डायरेक्शन है पॉजिटिव और ये डायरेक्शन है नेगेटिव। ये डायरेक्शन है पॉजिटिव, ये डायरेक्शन है नेगेटिव। तो कभी भी दिमाग में गलत ख्याल ये मत लाना कि ओरिजिन से इस तरफ जाना चाहिए। इनिशियल पॉइंट से अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो यहां पे अगर कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछ लेता तो मैं बोलता -2 मीटर। इन दोनों में फर्क समझ आया? मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर। मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो ये 2 मीटर, और कोई वेक्टर पूछता तो -2 मीटर, बिकॉज इनिशियल पॉइंट से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। ये ख्याल मत लाना कि ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन में जाना चाहिए। इनिशियल पॉइंट से अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो वो नेगेटिव कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज -2 एंड मैग्नीट्यूड इज 2। जो पिछला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग, डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। इसमें क्या हो रहा है? बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में विदाउट टर्निंग, डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर सेम। तो प्रूफ हो गया ये बात। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि 4 से लेके 10 तक जा रहा है और इसमें मुझे बताना है डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो 4 से लेके 10 तक जा रहा है, तो ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ होगी 6। तो ये लेंथ 6 होगी, तो डिस्टेंस मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा? 6 मीटर। कोई मुझसे पूछ लेता कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वो भी 6 मीटर, बिकॉज इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग। कोई मुझसे पूछ लेता कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और इनिशियल पॉइंट से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हो जाएगा +6 मीटर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, कोई पार्टिकल है जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, गोज अलोंग द एक्स एक्सिस अप टू द पॉइंट 10,0। अच्छा, यहां तक जाता है 10,0 तक, फिर यहां से मूव करता है
-10,0 तक। अच्छा, यहां से गया ऐसे, फिर वापस मुड़ के यहां पे आया, तो ये था मेरा इनिशियल पॉइंट और ये है मेरा फाइनल पॉइंट। और मुझसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप। चलिए देखते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो सबसे पहले इस पाथ की लेंथ कितनी है? ये 0, ये 10, तो ये लेंथ हुई 10 मीटर। तो ये लेंथ 10, तो ये लेंथ भी 10 मीटर। और ये 0, ये 10, तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। तो कोई मुझसे पूछता है कि डिस्टेंस कितना होगा, तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ की लेंथ कितनी है? सबसे पहले 10 मीटर, फिर 10 मीटर और फिर 10 मीटर, तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ हो जाएगी 30 मीटर। कोई मुझसे पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगा। ये मेरा इनिशियल पॉइंट, ये मेरा फाइनल पॉइंट, ये है मेरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? -10 मीटर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? -10 मीटर और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 मीटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। केस क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, एक स्क्वायर है 2x2 का, और एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट होता है और मूव करता है और फाइनली अदर एंड पे पहुंच जाता है। तो इस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है। तो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो ये पाथ कौन सा है? यहां से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया, तो 2 मीटर प्लस 2 मीटर, डिस्टेंस मेरे पास हो जाएगा 2 + 2 विच इज इक्वल्स टू 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक एक स्ट्रेट एरो बनाना पड़ेगा। ये मेरा इनिशियल पॉइंट, ये मेरा फाइनल पॉइंट, तो जो स्ट्रेट एरो होगा वो ये होगा। और कोई मुझसे पूछ लेता कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो वेक्टर आया इसकी लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालनी है तो लेट्स से ए बी सी, तो क्या मैं इन ट्राइंगल एबीसी ये बात बोल सकता हूं क्या कि हाइपोटेनियस जो होगी वो परपेंडिकुलर प्लस बेस, बेसिकली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एस वेक्टर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 4 8, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2√2 मीटर। और ये आपको देखते ही बनना चाहिए, 2 और 2 हाइपोटेनियस होगी 2√2, 4 और 4 हाइपोटेनियस होगी 4√2। इस तरीके से आपको देखते ही बनना चाहिए। चलिए, तो 2√2 मीटर ये आ जाएगा मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अ बॉल इज मूविंग इन अ स्क्वायर रिंग ऑफ साइड 4 मीटर। ये कोई स्क्वायर रिंग है 4 मीटर साइड से मूव, 4 मीटर साइड का, और इस पे एक बॉल मूव कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। बेसिक क्लास 9th में इतना तो पढ़ा हुआ है ना कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो 2 मीटर प्रति सेकेंड से मूव कर रही है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर 12 सेकेंड। और इसमें शायद डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर 12 सेकेंड, also find displacement, also find displacement। चलिए डिस्टेंस तो हम सिंपली निकाल सकते हैं। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मुझे दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड और टाइम मुझे दे रखा है 12 सेकेंड, तो ये मूव करेगी 24 मीटर। 24 मीटर का मतलब क्या हुआ, जब ये एक कंप्लीट मोशन कर लेगी, एक कंप्लीट राउंड कर लेगी, तो कितना चलेगी 16 मीटर। 4 + 4 8, 4 3 12, 4 4 16, फिर 16 + 4 20, 20 + 4 24, जो फाइनल पोजीशन होगी
वो ये होगी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा। अगेन 4 और 4, तो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसको 4√2 मीटर बोल सकता हूं या नहीं? तो इस तरीके से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन बना देंगे और स्ट्रेट लाइन जो होगी उसकी जो लेंथ होगी वो कहलाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है? नेक्स्ट सवाल, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन ट्रैवलिंग ऑन पाथ ए बी सी डी ई। चलिए ए से लेके बी तक ये, बी से लेके सी तक ये, सी से लेके डी तक ये और डी से लेके ई तक ये। कोई पार्टिकल है जो ए से लेके बी जाता है, बी से लेके सी आता है, सी से लेके डी और डी से लेके ई आता है। तो इस केस में मुझे बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये वाला मेरे पास पाथ है, तो इसकी लेंथ निकाल लूंगा, तो क्या वही मेरा डिस्टेंस हो जाएगा? लेंथ कितनी होगी? 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8। तो डिस्टेंस मेरे पास हो जाएगा 8 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो चेक करते हैं। डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये मेरा इनिशियल पॉइंट, ये मेरा फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी। यही मेरा कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिख रहा है क्या कि एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल कैसे बन रहा है ये देखो। अगर मैं इसको यहां से जोड़ता हूं तो सबसे पहली बात, ये 1 और ये 2, ये 1 है तो ये भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर होगा। चलिए ये पूरी 4 है, ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 2 मीटर। ठीक है, तो ए ई और लेट्स से बी सी डी हो गया, ये एफ मान लो। अगर मैं देखता हूं इन ट्रायंगल ए एफ और लास्ट में क्या है? ई। इन ट्रायंगल ए एफ ई हाइपोटेनस क्या है? एस वेक्टर। तो एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, ये बेस कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है? ये 1 और ये 1, 1 + 1 2, तो अगेन 2 का स्क्वायर। तो क्या ये 2√2 मीटर आएगा या नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 2√2 मीटर और डिस्टेंस कितना आएगा? 8 मीटर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है मेरे पास? अ बॉय मूव्स 400 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ये नॉर्थ साउथ वाले एग्जाम्पल पोजीशन वेक्टर निकालना आपको सिखाया था। कब? जब हमने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा था और वेक्टर्स पढ़े थे। सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। क्या बोल रहा है कि कोई एक बॉय है वो मूव करता है 400 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ये मेरे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड दिस इज माय वेस्ट। 400 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो 400 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ये इस तरीके से मूव किया 400 मीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है? 300 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। 300 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो ये मेरा वेस्ट, तो ये है मेरा 300 मीटर। उसके बाद क्या बोला है? अगेन 400 मीटर टुवर्ड्स साउथ, तो 400 मीटर टुवर्ड्स साउथ, तो अगेन इसी लाइन पे आ जाएगा क्योंकि ये 400 मीटर है तो ये भी 400 मीटर होगा। तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट था, ये मेरा फाइनल पॉइंट था और मुझसे पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो मैं क्या करूंगा? एक स्ट्रेट एरो बनाऊंगा। क्या यही मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा? तो डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड कितना होगा? देखो ये 400 गया, ये 300, ये 400, तो क्या ये लेंथ भी 300 हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो निकल के आएगा वो आएगा 300 मीटर। कोई मुझसे पूछ ले कि किस डायरेक्शन में, तो अगर पूरा वेक्टर लिखना है तो मैं लिखूंगा 300 मीटर वेस्ट। चलिए इसी सवाल को आप एक और तरीके से कर सकते थे और वो तरीका आपको तब ज्यादा यूजफुल लगेगा जब आपके पास थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज होगी। जैसे वो बोल दे साउथ वेस्ट में जा रहा है, साउथ ईस्ट में जा रहा है। इस तरीके से जब कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज होगी तब आपको वो मेथड ज्यादा यूजफुल रहेगा। चलिए देखते हैं वो मेथड क्या कहता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है?
सबसे पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट बना लेना है। उसके बाद हर चीज को, हर वेक्टर को ओरिजिन से बनाना है। कैसे? सबसे पहले क्या बोला है? 400 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये हो गया 400 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। फिर क्या बोला है? 300 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। जब 300 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट है, मुझे पता है मैं वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं, तो इस वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्ट करके यहां पे भी तो ला सकता हूं। इसी वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्ट करके यहां पे भी तो ला सकता हूं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 300 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। फिर क्या बोला है? अगेन 400 मीटर टुवर्ड्स साउथ। तो जब ये वेक्टर ऐसे है तो इस वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्ट करके यहां पे भी तो ला सकता हूं। ये मेरा 400 मीटर टुवर्ड्स साउथ। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। ये 400 मीटर ऊपर, ये 400 मीटर नीचे, तो क्या ये इसको कैंसिल कर देगा? इकलौता जो बचेगा वो बचेगा 300 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो इस तरीके से भी आप आंसर ला सकते हो। ये बहुत यूजफुल है। आगे जाके एक सवाल करेंगे जिसमें आपको इसकी क्लैरिटी समझ में आएगी कि कितना यूजफुल है। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ये वाला मेथड भी और ये वाला मेथड भी, हम ज्यादातर यही वाला मेथड यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट सवाल क्या है? अ मंकी मूव्स 4 मीटर अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। कोई एक मंकी है जो 4 मीटर मूव करता है अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। ये मेरा ईस्ट डायरेक्शन और इस पे मूव करता है 4 मीटर। फिर मूव करता है 3 मीटर अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन, 3 मीटर अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन। फिर क्या बोला है? आफ्टर दैट ही क्लाइम्स अप अ पोल टू अ हाइट ऑफ 12 मीटर। अगर आप गौर से देखोगे, ये जो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो ये इस तरीके से इस प्लेन के अंदर है। तो अगर मुझे इसको पोल पे क्लाइम करवाना होगा तो पोल कहां होगा? इसके ऊपर। और जब मैं इसको ऐसे करूंगा तो पोल कहां आएगा? बाहर की तरफ। तो ये आएगा पोल, और पोल पे मूव करता है 12 मीटर। अगर आप गौर से देखोगे तो ये x, ये y और ये z, 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या ये फॉर्मूला याद होगा? अभी डिराइव करवाया है। डेल्टा x का स्क्वायर, डेल्टा y का स्क्वायर प्लस डेल्टा z का स्क्वायर। ये क्या था? डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 4। तो ये क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 3। तो ये कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। और z डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 12। तो ये कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 144 रूट 169। तो ये हो जाएगा 13 मीटर। सो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो आएगा 13 मीटर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? A man walks 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। इसी सवाल की बात कर रहा था जो कि बहुत चुटकियों में बनेगा आपसे अगर आप सेकंड मेथड लगाओगे। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। A man walks 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। बना लेते हैं। सबसे पहले कोई एक मैन है जो मूव करता है 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। फिर क्या है? 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। फिर क्या है? एंड इन द लास्ट 30√2 मीटर टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। कोई भी एंगल नहीं दे रखा है। साउथ वेस्ट का मतलब ये मेरा नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ये ईस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब यहां से ऐसे होगा और ये जो एंगल होगा ये होगा
45 डिग्री और ये फाइनली कितना है 30√2 और मुझे बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ओरिजिन से। चलिए देखते हैं ये 30√2 तो क्या हम इसके कंपोनेंट कर सकते हैं? कंपोनेंट करना सिखाया था बेसिक मैथमेटिक्स में। along the theta cos perpendicular to the theta that is my sin component। तो ये कितना हो जाएगा 30√2 cos 45 30√2 cos 45 is 1/√2 तो इससे ये गया तो ये जो कंपोनेंट निकल के आएगा वो आएगा 30। अब cos 45 हो या sin 45 हो दोनों सेम ही होते हैं तो ये कंपोनेंट भी निकल के आएगा 30। अब कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं ऊपर 30 नीचे 30 तो क्या ये इसको कैंसिल कर देगा? अब ये 30 ये 20 तो इसका 20 इसके 20 को कैंसिल कर देगा बचेगा क्या इस तरफ 10 तो मेरे पास क्या बचेगा 10 मीटर और डायरेक्शन क्या है वेस्ट तो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 10 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट दैट इज माय ऑप्शन नंबर 1। सो ये क्लैरिटी आपको आई होगी इससे थोड़ा आसान हो गया। कैसे करते अगर फॉर एग्जांपल आप इसका डायग्राम बनाते ऐसे ले जाते फिर ऐसे ले जाते फिर ऐसे लाते क्या पता कहां पे क्या होता तो ये सब चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती इससे थोड़ी आसान हो गई। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है A drunkard is walking along a straight road। पढ़िए सवाल और जवाब दीजिए। कोई एक बेवड़ा है ड्रंकार्ड मतलब बेवड़ा जो दारू पीता है और क्या बोला है is walking along a straight road he takes 5 steps forward and 3 steps backward followed by 5 steps forward and 3 steps backward। For example कोई एक ड्रंकार्ड है मतलब दारू पीने वाला वो चलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 स्टेप वो चलता है 5 स्टेप्स फॉरवर्ड तो 1 2 3 4 5 स्टेप्स फॉरवर्ड गया फिर आया 3 स्टेप्स बैकवर्ड सो 3 स्टेप्स बैकवर्ड आया ऐसे ही चलता है फिर 5 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 2 3 4 5 फिर 3 स्टेप्स बैकवर्ड इस तरीके से चलता है और ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग और हर स्टेप को ट्रेवल करने में उसको 1 सेकंड लगता है। तो अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट जो राउंड हुआ उसके अंदर वो चलेगा कितना तो आपका आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 मीटर और इस 2 मीटर को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा 5 सेकंड जाने के 3 सेकंड आने के तो 8 सेकंड। नेक्स्ट 2 मीटर को जाने के लिए 8 सेकंड। अब ये कहां पहुंच गया 4 पे पहुंच गया। नेक्स्ट 2 मीटर को जब वो 4 सेकंड नहीं 4 मीटर नेक्स्ट जब वो 6 पे पहुंचेगा नेक्स्ट 2 मीटर तो उसको अगेन 8 सेकंड लगेंगे। तो अब यहां पे पहुंच गया है ड्रंकार्ड और इसको टाइम कितना लग चुका है 24 सेकंड। बात समझ आई? तो इसी तरीके से मैं जोड़ता जाऊंगा और 11 मीटर पे मल्टीप्लाई करके आंसर ले आऊंगा। सही है, बिल्कुल सही। गलत जवाब। क्यों? क्योंकि अब जब मैं 6 मीटर से आगे बढ़ूंगा पहला स्टेप 7, दूसरा स्टेप 8, तीसरा स्टेप 9, चौथा स्टेप 10 और लास्ट स्टेप 11 और यहाँ पे एक गड्ढा है। तो जब जैसे ही वो 5वां स्टेप लेगा वो गड्ढे में गिर जाएगा और वापस लाने के लिए कोई स्टेप बचेगा ही नहीं। तो टोटल टाइम कितना लगेगा 24 + 5 which is equals to 29 सेकंड which is my option number 1। तो इस तरीके के सवाल वैल्यूज को चेंज करके आपसे पूछ सकता है। तो इस तरीके के सवाल आपको आने चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना चाहिए। बात समझ आई? चल अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास?
A wheel of radius 1 meter rolls forward half a revolution on a horizontal ground. The magnitude of displacement of the point of the wheel initially in contact with the ground. आसान भाषा में समझाता हूं क्या बोल रहा है ना, ज्यादा अंग्रेजी अपन को आती नहीं है तो आसान भाषा में समझा। क्या बोला है कि कोई एक व्हील है, ये व्हील मूव कर रहा है ग्राउंड के ऊपर और हाफ रिवॉल्यूशन मूव करता है, मतलब आधा ही मूव करता है। और जब ये आधा मूव करता है तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इतनी सी बात पूछी है। चलिए देखते हैं, इस व्हील को रोटेट करवाते हैं। ये व्हील रोटेट किया, आधा ही रोटेट किया, आधा रोटेट करेगा तो ये वाला पॉइंट यहां पे आ जाएगा। तो इस पॉइंट की अगर मैं इनिशियल पॉइंट देखूं तो इनिशियल पोजीशन ये और फाइनल पोजीशन ये, और मुझसे पूछा है कि इसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा फंडा, एक स्ट्रेट एरो बनाऊंगा यहां से लेके यहां तक, यही मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा ये, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा, उसके लिए आपको एक बात दे रखी है कि इसकी जो रेडियस है वो 1 मीटर है। अब जब रेडियस 1 मीटर है तो ये कितना होगा, दिस इज माय डायमीटर, तो ये हो जाएगा 2 मीटर। अब जब ये व्हील हाफ घूमा तो ये डिस्टेंस कितना होगा, बेसिकली जब ये हाफ घूमेगा हाफ घूमेगा हाफ घूमेगा तो क्या मैं ये डिस्टेंस को बोल सकता हूं, टोटल पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर, तो हाफ जब घूमेगा तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर, आर तो 1 है तो पाई इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू पाई मीटर। हो गया हमारा सॉल्व, ये इनिशियल ये फाइनल, इसको ए बोल दो। अगेन इन ट्राइंगल IAF ये मेरा हाइपोटेनियस, तो S वेक्टर का मैग्नीट्यूड इट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ परपेंडिकुलर विच इज 2 का स्क्वायर प्लस बेस विच इज पाई का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4 मीटर विच इज आवर ऑप्शन नंबर 3। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं विच इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ कर्व्ड पाथ। कर्व्ड पाथ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम किस तरीके से निकालते हैं। बेसिक सा फंडा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कि फॉर एग्जांपल ये कोई सर्कुलर पाथ है, कोई पार्टिकल है जो यहां से लेके यहां तक गया, लेट्स से ये रेडियस r, तो ये भी रेडियस r। जब पार्टिकल यहां से यहां तक जाएगा तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट, ये मेरा फाइनल पॉइंट, तो यही मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और ये r तो परपेंडिकुलर s वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट ऑफ r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r रूट 2। यहां से लेके यहां तक जाएगा तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2r। लेकिन अगर पार्टिकल यहां से लेके यहां तक जाता है लेट्स से 30 डिग्री एंगल पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 60 डिग्री एंगल पे जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो उसको निकालने के लिए मशक्कत तो करनी पड़ेगी। तो उसी के लिए एक फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। चलिए देखते हैं, डिस्टेंस तो हम निकाल ही सकते हैं, 2 पाई आर टोटल 360 के लिए होता है तो यूनिट के लिए कितना होगा, और बेसिकली थीटा एंगल के लिए क्या होगा, वो सब चीजें डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट में दिक्कत आती है तो उसको निकालना सीखते हैं। चलिए देखते हैं, कोई एक पार्टिकल है, उसकी इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आ गई। लेट्स से ये मूव किया, ये भी रेडियस r, लेट्स से ये मूव किया एंगल थीटा, ये मेरा इनिशियल पॉइंट, ये मेरा फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर मुझे निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक स्ट्रेट लाइन, यही मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। ये बात हम सबको समझ में आती है। बेसिक मैथमेटिक्स जो हमने क्लास 9-10 में पढ़ी है वो ये, अगर मैं सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं, क्योंकि स्ट्रेट दिख नहीं रही है, मेरी ड्राइंग खराब है, आप सबको पता है ये बात, तो ये जो एंगल बनता है ये हाफ हो जाता है, ये रहेगा थीटा बाय 2 और ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा बाय 2। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है।
अब इस ट्राइंगल को देखो, ये ओरिजिन, ये ए और ये एफ। अगर मैं ट्राइंगल देखूं इन ट्राइंगल ओ ए एफ, तो अगर ये आर है तो ये लाइन कितनी होगी? ये होगी मेरे पास, जस्ट अ सेकेंड, ये होगी मेरे पास आर कॉस थीटा बाय 2। क्यों? क्योंकि ये एंगल है थीटा बाय 2, अलोंग द थीटा क्या होता है? कॉस, तो आर कॉस थीटा बाय 2, तो ये कितनी हो जाएगी? आर साइन थीटा बाय 2। माई मिस्टेक, यस, आर साइन थीटा बाय 2। अरे हो जा सही भाई, जस्ट अ सेकंड बेटा, हो जा, यस, ये आर साइन थीटा बाय 2। अगेन ये आर है, ये एंगल थीटा बाय 2 है, तो ये आर कॉस थीटा बाय 2, तो ये कितनी हो जाएगी? आर साइन थीटा बाय 2। और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है या फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसकी लेंथ निकालनी है, और इसकी लेंथ निकालनी है ये डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। और अगर इसकी लेंथ निकालनी है तो लेंथ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, ये आएगा 2r साइन थीटा बाय 2। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकल के आता है वो आता है 2r साइन थीटा बाय 2। इसी चीज को सॉल्व करने का एक वेक्टर सब्ट्रैक्शन से भी आता है, आंसर सेम ही आता है, हमने थोड़ा आसान तरीके से कर लिया। अच्छा, कोई मुझसे पूछ लेता कि डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस के लिए मैं क्या करूंगा? मुझे पता है कि 360 डिग्री एंगल पे होता है 2 पाई आर, तो 1 डिग्री पे कितना होगा? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 360, ये यूनिटरी मेथड कहलाता है। और थीटा डिग्री पे क्या होगा? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 360 इंटू थीटा। तो इस तरीके से आप यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल थीटा मेरे पास है 120 डिग्री, तो इस केस में बेसिकली ये मूव किया यहां से लेके यहां तक 120 डिग्री। इस केस में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? लेट्स से रेडियस है मेरे पास 2 मीटर, तो 2r साइन थीटा बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू साइन 120 बाय 2, 2 2 जा 4, sin 120 by 2 is sin 60 and sin 60 is root 3 by 2, so 4 into root 3 by 2, 2 से 2 गया तो ये हो जाएगा 2 root 3 मीटर। तो इस तरीके से आप किसी भी एंगल के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। डिस्टेंस को डिवाइड कर देना है ना, सिंपल सी बात है। चलिए इसी के बेसिस पे एक सवाल और सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या सवाल है। सवाल क्या बोल रहा है? फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। यहां से पार्टिकल यहां गया और फिर यहां पे पहुंचा, तो इसका जो मोशन होगा कुछ इस तरीके से होगा। ये एरो क्या बता रहा है? इसका मोशन। मुझसे पूछा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। चल सबसे पहली बात डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस मेरे पास होगा, सबसे पहले वो चला रेडियस के अलोंग, तो डिस्टेंस हो गया 2 मीटर, प्लस ये पूरे यहां से लेके यहां तक जब वो गया तो वो चला 3/4 ऑफ अ सर्कल, तो 3/4 इंटू 2 पाई आर, यही मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। रेडियस मुझे दे रखी है 2 मीटर, तो 2 प्लस 3/4 इंटू 2 पाई इंटू 2, ये 2 2 जा 4 से 4 गया, डिस्टेंस तो आ गया 2 प्लस 3 पाई। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट, ये मेरा फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन मेरी रेडियस के बराबर ही है। तो अगर कोई मुझसे पूछ लेता कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा,
तो वो आएगा 2 मीटर। सो इस तरीके से हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सीखा, किस तरीके से क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, किस तरीके से हम डिस्टेंस निकालते हैं, किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, क्या क्या साइन कन्वेंशंस होते हैं, कब पॉजिटिव लेते हैं, कब नेगेटिव लेते हैं, किस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन होता है। एक एक चीज, एक एक सवाल हमने सॉल्व किया। आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। Okay, so that's it from my side for today. Thank you so much everyone.